ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि जब कार्बन और इसकी रिएक्शन होती है तो आपको कार्बोनिक एसिड मिलता है। इसका जो मैं रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। हाँ, तो देखो, जब हम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो हमारा कार्बोनिक एसिड मिलता है, जिसमें कि इन विच वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो, मुझे लगा यहाँ पे कैमरा होगा तो यहाँ पे नहीं देख सकते, एनीवेज मैं वहाँ पे नहीं देख रही क्योंकि वहाँ पे कैमरा है। देखो क्या है कि जब हम पानी को रिएक्ट करते हैं, पानी H2O ले लिया, ठीक, और CO2 की रिएक्शन करी तो H2CO3 मिलेगा। अब पता चल गया है H2CO2 क्या है, दोनों रिएक्टेड, H2CO3 हमारा एसिड है। अब ये लास्ट वाली जो लाइन लिखी है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है, आपका होमवर्क है। कुछ तो होमवर्क करो ना, एनसीईआरटी बुक खोलने कभी तो कुछ सौभाग्य आपको प्राप्त होना चाहिए, ऐसे तो आप कभी खोलोगे ही नहीं वो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्लाइड का। ठीक, ये वाला आप कर लेना, व्हाट हैपेंस वाला जो मैंने क्वेश्चन देखा है ना, कि एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनेगा, ये लिखना, क्योंकि ये लिखोगे तभी थोड़ा पता चलेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम कैसे बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो उसके पहचानने के ये 4-5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट्स और भी हैं, उससे बता सकते हैं, बट ये है कि इससे क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, मान लो आपको कोई सामने से दे देता है कि बता दो केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, तो आप कैसे बता सकते हो, उसके स्टेट से बता सकते हो। पहला पॉइंट क्या है कि चेंज इन स्टेट, अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है, स्टेट मतलब क्या है कि कोई चीज गैस में प्रेजेंट है, लिक्विड में प्रेजेंट है, या सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उससे हम बता सकते हैं कि जो रिएक्शन है वो हुई है कि नहीं हुई है। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा देख लो कि हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को जब हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो पानी बन जाता है। मतलब इसका प्रेजेंटेशन देखो, H2 जो गैस है हमारी, 2 बनता ही नहीं है, H2 गैस को हम रिएक्ट कराते हैं O2 से तो बनता है H2O गैस, H2O सॉरी H2O लिक्विड बनता है, पानी बनता है। कोई और लेती हूँ शायद बनाने में दिक्कत ना हो, थोड़ा पतला लेती हूँ। ठीक है, तो देखो क्या है, हमने लिया H2, सेम प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम है। ठीक, क्या करना है कि हमें H2 ले रहे हैं, ठीक, प्लस O2 ले रहे हैं और बन रहा है H2O, H2 और O, नाइस, इस बार H2O बन गया। ठीक है, तो ये H2 जो यहाँ प्रेजेंट है किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, O2 प्रेजेंट है वो किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में, जो पानी बन रहा है वो कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है। तो हम स्टेट से बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कैसे बता सकते हैं कि हम ये रिएक्शन वैसे आजकल पानी बनाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम क्या लेबोरेटरी में फिर भी पानी बना सकते हैं। और जैसे कि हमारा अभी आप जब 11th 12th में, 10th में भी, बोर्ड में भी लैब यूज करने को मिलती है, तो हम वहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं। ठीक है, वो डिस्टिल्ड वाटर जो नॉर्मल हमारा घर पे पानी पीते हैं वो नहीं होता, वो डिफरेंट ही पानी होता है। वो उसमें कोई आयंस नहीं होते हैं, जो हमारा घर पे जो पानी है उसमें आयंस होते हैं, इसमें क्या कैल्शियम सोडियम सॉल्ट्स होते हैं, इनको पीते हैं। अगर हमें एकदम बिल्कुल भी आयंस ना हो तो वो पानी हमारे लिए हेल्दी नहीं है, मिनरल्स ना हो वो पानी हेल्दी नहीं है हमारे लिए। इसलिए लेबोरेटरी का जो पानी होता है उसमें आयंस नहीं होना चाहिए। मान लो हम कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और हमने नॉर्मल घर वाला पानी यूज करे तो ऑलरेडी केमिकल, भाई हम सोडियम हमें नहीं चाहिए रिएक्शन में, वो ऑलरेडी पानी में होगा तो वो हैम्पर मतलब हिंड्रेंस क्रिएट करेगा रिएक्शन में। ठीक है, इसलिए लेबोरेटरी में बेसिकली हम जो अपैरेटस भी धोते हैं, मतलब घर पे जो बर्तन धोते हैं, वैसे ही लेबोरेटरी के जो अपैरेटस होते हैं, बर्तन होते हैं, वो एकदम अलग होते हैं, शीशे के होते हैं, ग्लास के। ठीक है, तो हम उनको यूज करते हैं, उनको हम डिस्टिल्ड पानी से ही धोते हैं, नॉर्मल घर के वाटर से नहीं धोते। ठीक, ये एक बेसिक डिफरेंस है। तो ये अभी केमिकल रिएक्शन हमें पता चल गया है कि जो ये H2O है
और यहाँ पे जो H2O मिल रहा है ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। और जब जब हमारा प्रोडक्ट मिला, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे एरो होगा, जब हमें प्रोडक्ट मिला तो वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्ट एकदम अलग ही फॉर्म में है। प्रोडक्ट का जो स्टेट है वो अलग ही स्टेट है, उसका क्या स्टेट है, वो लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पे क्या है, गैसियस स्टेट है। ठीक है। चेंज इन कलर, कलर के हम कलर से भी बता सकते हैं कि रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है। बहुत ही बढ़िया ये चीज की मान लो तुम्हें कोई बोल दे कि बताओ रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई, तो हाँ बता सकते हैं, कलर से भी हुई है। हम क्या करते हैं, एक बीकर ले लिया, उसमें हमने आयरन की नील डाल दी, ठीक है, और उसमें हमने सोल्यूशन ले लिया, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले लिया। अगर ये आयरन की नील पहले क्या होती है, आयरन हमें पता है थोड़ा भूरे कलर का होता है, ठीक है, जब हम कॉपर सल्फेट में डाल देते हैं तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। अभी ये चीज आप थोड़ा आगे पढ़ोगे, ठीक, तो उसका कलर कैसा हो जाता है, पहले वो थोड़ा ब्राउन कलर का था, ठीक है, ब्राउन कलर का, अभी क्या हो गया है, वो ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुई है। रिएक्शन तो बेसिकली यहाँ पे हुई है, इससे बता सकते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी रिएक्शन है उससे अगर गैस निकल रही तो बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है कि सोडियम को पानी में डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बबल निकलते हैं। पानी हमने ले लिया, पानी, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल दिया, सोडियम डाल दिया, Na डाल दिया, तो अगर उससे थोड़े गैस निकलने लगे, गैस निकलने लगती है, तो वो गैस कौन सी होती है, H2 की गैस होती है। अपनी राइटिंग पे सुधार करूंगी, ठीक है, राइटिंग को मत देखना, बहुत ही गंदी राइटिंग, इतनी भी गंदी नहीं है, इंटेलिजेंट लोगों की राइटिंग गंदी होती है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। When water is added to quicklime, the vessel becomes warm due to evolution of heat. ये तो भाई बहुत ही बेसिक है। अब देखो बताती हूँ, इसका तो बहुत ही बढ़िया। मान लो ये पानी, ये बॉटल है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, अब इसमें हम क्या चूना डाल दें, चूना डाल दें, चूना क्या होता है, लाइम होता है, CaO, ये क्या है, क्विक लाइम होता है। अगर हम चूना डाल दें, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट चूना होता है कि CaO चूना होता है, क्विक लाइम, आई आई थिंक CaO ही होता है, या CaCO3 होता है, सॉरी, हाँ क्विक लाइम होता है CaCO3, क्योंकि CO2 गैस भी निकलती है, ये लिखा है ना एवोल्यूशन ऑफ हीट, और हीट भी रेडिएट होती है, तो उससे पता चल जाता है कि जो रिएक्शन हुई है, मीन्स जिस बीकर में हम डालते हैं क्विक लाइम को, वो पहले ठंडा रहता है, जब हम क्विक लाइम डाल देते हैं पानी में तो हीट निकलने की वजह से बीकर गर्म हो जाता है, तो छू के बता सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है। तो टेम्परेचर भी एक इफेक्टिव रोल है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट बनने से भी हम बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी हुई है। अब एक बात ध्यान रखना, जो एवोल्यूशन ऑफ गैस, जब गैस निकलती है ना, तो हम कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन आपको बताती चलती हूँ साथ में, ठीक है, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। यही वाला रिएक्शन लिख देती हूँ। सोडियम को जब हम पानी में डालते हैं, सोडियम को पानी में डालते हैं तो बनता है H2 गैस निकलती है। ये जो H2 गैस निकलती है ना, ये ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपवर्ड एरो, ठीक है, अपवर्ड एरो के फॉर्म में। और सिमिलरली जब हमारा ये प्रेसिपिटेट वाला, जो भी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 का सोल्यूशन है, ठीक है, AgNO3 का सोल्यूशन है, और उसको हमने रिएक्ट कराया NaCl से, अच्छे से चल नहीं रहा है, चाहे जो प्रॉब्लम है, NaCl से, तो बनता है AgCl, बनता है AgCl प्रेसिपिटेट होता है, और ये ऐसे नीचे की तरफ सेटल डाउन, ये जो एरो होता है ना, ये नीचे के डाउन, इससे हमें पता चल जाता है कि जो प्रेसिपिटेट बना हुआ है, और यहाँ पे गैस इवॉल्व हुई है, ठीक है। प्रेसिपिटेट का होता, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होता है वो नीचे सेटल डाउन होने लगता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हाँ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स काफी हेल्पफुल थे। मार्कर चेंज कर लेती हूँ जब तक। भाई इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, ये सच में खराब ही हो गया है।
लेकिन कोई चीज इतनी अच्छी भी नहीं लेनी चाहिए कि स्केप करना, स्केप हो जाएगा। एग्जिट। टाइप्स ऑफ केमिकल, टाइप्स ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन एंड केमिकल रिएक्शन, मतलब किस तरह की एनर्जी का इंटरेक्शन होता है जिससे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है, पता कर सकते हैं। तो ये दो तरह की होती है, एक एंडोथर्मिक होती है और एक एक्सोथर्मिक होती है। दोनों ही यहाँ पे एक्सप्लेन करिए। देखो, इन ऑल केमिकल रिएक्शन ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट। अब देखो, आपके दिमाग में एक बात याद आ रही होगी, मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि एनर्जी होती है वो कंजर्व होती है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज इन एनर्जी इज इन्वॉल्व, मतलब एनर्जी चेंज भी हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफॉर्म भी हो सकती है। तो दोनों ही फैक्टर है, उससे हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारी हुई है, ठीक है। बट एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर मान लो एनर्जी निकल भी रही है, तो एनर्जी का जब हम निकल रही है, बट वो एनर्जी है तो ना प्रोडक्ट साइड में ही है ना। तो क्या है, अगर दोनों तरफ की एनर्जी का हम अगर बैलेंस देखेंगे, मतलब यहाँ पे 10 जूल है तो वहां पे भी 10 जूल रहेगी। जो एनर्जी निकली है प्रोडक्ट्स में, तो प्रोडक्ट में दो ही बनी है, मान लो एक 8 जूल का, एक 2 जूल की एनर्जी निकल गई, तो 8 तो 10 ही रहेगा। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगा। रिएक्टेड प्रोडक्ट साइड सेम रहेगा। अब दो तरह की एनर्जी इंटरेक्शन देखा जाता है, एक एंडोथर्मिक होती है, एक एक्सोथर्मिक। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको समझ लो। एंडोथर्मिक में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। मान लो सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं, कहाँ से दे रहे हैं, सराउंडिंग से दे रहे हैं। तो बेस्ट एग्जांपल है सनलाइट, मतलब सूरज की प्रेजेंस में जो हमारी रिएक्शन होती है उसे हम बोल सकते हैं कि वो ऐसी ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। सूरज एनर्जी अपनी दे रहा है तब वो रिएक्शन हो रही है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। द रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, है ना, मतलब कोई भी रिएक्शन होने के लिए हमने उसको एनर्जी दी और वो जो रिएक्टेंट है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो उसे हम बोल देते हैं कि हाँ रिएक्शन हुई है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, फोटोसिंथेसिस, वो द बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए। फोटोसिंथेसिस के एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, जो पेड़ हमारा अपना फूड बनाते हैं, पेड़ जो अपना फूड बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जब उनको सनलाइट मिलती है तभी वो खाना बना पाते हैं। और खाने के बाद प्रोडक्ट में एक क्या होता है, O2 गैस का भी फॉर्मेशन होता है जिसे हम इनहेल करते हैं। तो वो भी क्या है, एक तरफ से प्रोडक्ट है, और यही एंडोथर्मिक रिएक्शन का बेस्ट एग्जाम्पल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, मान लो कोई भी रिएक्शन हो गई, उसके बाद जो प्रोडक्ट साइड में एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोल सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है, जो हम सोडियम और क्लोराइड को दोनों को मिक्स करते हैं तो NaCl सॉल्ट मिलता है, टेबल सॉल्ट। तो और इससे एनर्जी भी निकलती है, ठीक है, इसे हम बोल देते हैं, तो ये टेबल सॉल्ट, इसे हम बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये पार्ट है, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सही था ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला पार्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। ये वाली स्लाइड में आपको डायरेक्ट यहीं से पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि लार्ज फॉर्म में शुरू नहीं हो रहा है, तो कर्सर दबाते हैं। नेक्स्ट लेवल इंक्रीज हो गया 86%। This is nice. Technology is all about learning. इतना कुछ है ना, सीखते ही रहो भाई इसको। जूम इन करते हैं और स्टार्ट करते हैं स्लाइड को। केमिकल, जूम इन करके स्लाइड को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन, इसको यहीं से पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, देखो बताया था ना आपको कि कोई भी केमिकल रिएक्शन से हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस को लिखने का। किस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में। बस इतना याद रखना, ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का, ठीक है। तो और किस में लिखते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख सकते हैं, ठीक।
तो chemical reaction are typically written in one of the three ways. These are word equations, मतलब word equations के फॉर्म में, skeletal equations and balanced equations, तीनों मैं बताऊंगी कैसे कैसे लिखना है. word equation लिख लो कैसे लिखना है, ठीक है. These are, हमें बेसिकली किस फॉर्म में लिखना होता है वो भी आपको बताऊंगी. ठीक, सिंबल्स के फॉर्म में जो जिन केमिकल रिएक्शंस को सिंबल्स मैथमेटिकल फॉर्म में इस केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हीं को ही लिखना है. ठीक, वैसे ही लिखना है. मीन्स वर्ड इक्वेशन क्या है, यूज्ड टू डिस्क्राइब द रिएक्शन इन सेंटेंसेस टू फॉर्म लिटरेचर, लिटरली फॉर्म. ठीक है, फॉर्म इन और इन अ लिटरली फॉर्म. देखो लिटरली मतलब क्या, यहाँ पे लिटरली किस फॉर्म में है कि प्लस का साइन लगा देते हैं दो रिएक्टेंट्स के बीच में और एरो लगा देते हैं और जो मिलता है वो हम मतलब एरो लगा के ये एरो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और प्लस का साइन क्या रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स के साइड लगाते हैं. ठीक है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने प्लस का साइन लगा दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया. और एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं, मैंने आपको स्लाइड में दिखा दिया था. एग्जांपल देखो, मैग्नीशियम रिएक्शन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. पता है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ ये क्या है, ये वर्ड फॉर्म में है, ये है आपका वर्ड फॉर्म में. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं. और सबसे एक्यूरेट कौन सा होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन वाला. ठीक है, सीखना तीनों ही है क्योंकि जब आप वर्ड फॉर्म पता होगा तभी आप स्केलेटल फॉर्म में लिख पाओगे और फिर आप बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर्म में लिख पाओगे. ठीक है, पहुंचना हमें यहाँ तक है, स्टार्ट हमें वर्ड इक्वेशन फॉर्म से करना है. ठीक, इट आइडेंटिफाइज ओनली द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. मतलब ये क्या, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को ही सिर्फ आइडेंटिफाई करता है. इट डज नॉट गिव देयर फॉर्मूले नॉर डज इट टेल यू मास ऑफ रिएक्टेंट नीडेड और द मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. मतलब ये इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट है वो किस फॉर्म में है, एलिमेंटल स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, किस फॉर्म में नहीं पता चलेगा वर्ड फॉर्म से. तो ये एक्यूरेट, जिससे हमें कोई इंफॉर्मेशन, ज्यादा इंफॉर्मेशन ही नहीं मिल रही है तो वो फॉर्म ऑब्वियसली अच्छा नहीं है. ठीक, अभी देखो वर्ड फॉर्म के अलावा ठीक है, ये वाला वर्ड फॉर्म देख लिया. स्क्रीन को तो ये बिल्कुल फ्रोज ही कर देता है. वर्ड फॉर्म देख लिया, उसके बाद देखो स्केलेटल फॉर्म क्या होती है. ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म क्या होती है, मतलब जिसमें हम एलिमेंटल स्टेट में लिख देते हैं, ये आपका स्केलेटल फॉर्म है. और सिंपली बेयर बोन्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब ये बेयर बोन्स है. ये भी एक मतलब ऐसे भी आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है. अभी हम पहुंच रहे हैं कि किस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, ये स्टेप्स है. और ऑब्टेन्ड बाय सब्स्टिट्यूटिंग केमिकल फॉर्मूले टू वर्ड इक्वेशन, मतलब वर्ड इक्वेशन को हम केमिकल फॉर्मूले फॉर्म में लिख रहे हैं. The skeletal equation for the reaction above is, मतलब हमने मैग्नीशियम, अब देखो वर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था ना मैग्नीशियम को सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करना है, Mg, ऑक्सीजन को O2 और यहाँ पे क्या बना, MgO बन गया. ठीक है, तो इस फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करना सीख लिया. अब पहुंचते हैं मेन वाले में कि मेन हम बेसिकली मेन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे वो आपको शो करती हूँ. ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन, ये है आपका मेन फॉर्म. इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है केमिकल इक्वेशन को. अब देखो ये फॉर्म क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझो. जो हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिखा है ना, इससे हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है. मतलब वर्ड फॉर्म से भी ज्यादा, एक स्टेटमेंट से भी ज्यादा, स्केलेटल फॉर्म से भी ज्यादा आपको पूरी इंफॉर्मेशन बैलेंस इक्वेशन में मिल जाती है. इसलिए हम ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. मतलब एक कॉम्पैक्ट छोटे से फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमारे लिए वही सबसे एफिशिएंट होता है. ठीक, इसलिए हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये पढ़ लेना, ये कुछ नहीं है, मतलब वही है जो लिखा हुआ था. केमिकल रिएक्शन कैन मस्ट बी रिटन इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ही लिखना है. जितना यहाँ पे रहेगा उतना यहाँ पे मास रहेगा. ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. बता चुकी हूँ कि मास आपका क्या ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय होगा. ठीक है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन in which one in which the atom of each element must be equal on both sides of the reaction, both are reactant and product side. मतलब कि यहाँ पे जितने O2 है वहाँ यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में भी उतने ही O2 होने चाहिए. यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये बैलेंस केमिकल फॉर्म है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इसको ध्यान रखना. इसी के बेसिस में सारी रिएक्शंस होनी है. इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीखने जा रहे हैं. स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो स्टेप्स लगते हैं वो सीखने जा रहे हैं. ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल जो मैंने उठाया है कि हम आयरन को H2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो P3O4 मिलता है, बताया था ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. मतलब आयरन का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन कलर का. ग्रीन कलर का इसमें नहीं होता, ये तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है.
सॉरी वो जो बताई थी वो कॉपर सल्फेट ऑक्सीडेशन की रिएक्शन थी, ये भी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है। इसमें आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3O4। ये क्या है, ये एक क्या बोलते हैं, कोरोजन रिएक्शन है, मतलब आयरन पानी की प्रेजेंस में और O2 की प्रेजेंस में कोरोड हो जाता है, ठीक, जंग लग जाती है एक हिसाब से। टू शो हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन द फॉलोइंग इक्वेशंस इज यूज्ड, इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा इक्वेशन बैलेंस नहीं है, आयरन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है। एक ही चीज से पता चल गया कि बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला एज शोन बिलो। ये आपको ऐसे सिखा रही हूँ कि मतलब बॉक्सेस ड्रॉ कर लो और हर रिएक्टेंट के ऐसे बॉक्सेस ड्रॉ कर लो, ठीक है, बॉक्स ड्रॉ कर लिया। फाउंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, बोला था ना आयरन यहाँ पे क्या 1 है और यहाँ पे 3 है, तो पता कर लो कि कितने कितने एलिमेंट प्रेजेंट है। देखो एक Fe यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 3 Fe राइट साइड में है, 4 ऑक्सीजन राइट साइड में है, 2 हाइड्रोजन राइट साइड में, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या है, स्टार्ट टू बैलेंस द इक्वेशन विद द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। अब जिसके पास सबसे ज्यादा एटम है वहां से हम बैलेंस करना शुरू करते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहीं से सीखो, ठीक है, कि जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स है वहां से स्टार्ट। सबसे ज्यादा किसके पास है, देखो ऑक्सीजन के पास 4 है, ठीक है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ऑक्सीजन के पास 4 है यहाँ पे और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहीं से हमें पता चल गया ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, तो 4 पानी का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो काइंड ऑफ ये लग रहा है बैलेंस है ना, अभी लग रहा है बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पे जब हमने 4 ऑक्सीजन लगाया तो हाइड्रोजन 8 हो गए, अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गए, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब देखो देख लो कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, सारे देख लो, Fe यहाँ पे 3 है और यहाँ पे Fe क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दो Fe के पहले, ठीक, तो यहाँ पे 3 Fe हो गया, 4H2 हो गया, Fe3O4 हो गया, 4H2 हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। बहुत ही आसान है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करोगे बहुत आसानी से सीख जाओगे। देखो थर्ड स्टेप देख लिया था, ठीक, अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप देखो, जो मैंने आपको फोर्थ स्टेप कहीं पे बता दिया था ना, यहाँ पे फोर्थ स्टेप को देखो कैसे होना है। वन ऑफ द बैलेंस ईच एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, बोल रहा है कि वन बाय वन हम हर एक रिएक्टेंट को और हर एक प्रोडक्ट को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आफ्टर बैलेंसिंग नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन फाइनली चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। बोल रहा है कि हमने जितने भी एलिमेंट बैलेंस कर लिए, फाइनली हम उसको चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, उतने ही राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। देखो मैं फास्ट फास्ट इसलिए बता रही हूँ कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। आपके पास एक फीचर होता है यूट्यूब में, जिससे आप मतलब आप क्या करते हो, बाद में जब आपका कोई चैप्टर पढ़ा होता है आप बहुत फास्ट स्पीड में करके देखते हो, ठीक, तो आप ये कर सकते हो कि उसको फास्ट भी कर सकते हो, जहाँ कहीं पे नहीं समझ में आ रहा, मान लो आपको एक बार में ही देखना है, तो आप उसको स्लो डाउन भी कर सकते हो। सेटिंग्स में जाके स्पीड का ऑप्शन होता है, तो 0.75 कर सकते हो आप, स्लो स्पीड में भी देख सकते हो, फास्ट में देखना है तो 2 की स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं, सिक्स्थ स्टेप क्या है, देन राइट द सिंबल्स ऑफ द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शोन बिलो। अब क्या करना है, सबके हम क्या स्टेट भी प्रेजेंट कर लेंगे कि आयरन सॉलिड फॉर्म में है, पानी क्या किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो निकली वो गैस फॉर्म में निकली, तो इससे पूरा आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल गई। देखो अब यहाँ पे फाइनली चेक करो, आयरन 3 है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 3 है, H2 कितना है 8 है, 4 टू द 8 है, यहाँ पे 4 टू द 8 है H2, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं 4 है, ठीक, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बैलेंस्ड हो गई रिएक्शन। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। देखो बेसिकली आपको जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो 4 ही पढ़ने ये वाले, ठीक, इन वाले में से आपको कौन सा पढ़ना बता देती हूँ, रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ पढ़नी है, बाकी कोई नहीं पढ़नी, ठीक। तो ये सारे आप 11th क्लास में बेसिकली पढ़ोगे, 11th क्लास में न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, प्रेसिपिटेट तो यहीं पे ही पढ़ा दूंगी आपको, स्लाइड आपको यहीं पे ही दे दूंगी, आप देख लेना, आपको ओवरव्यू एक बार ले लेना कि हाँ क्या है, प्रेसिपिटेशन क्या है, कंबशन कैसे रिएक्शन है, रिडॉक्स कैसे रिएक्शन है, ठीक है, तो ओवरव्यू ले लोगे बेटर रहेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 तरह की केमिकल रिएक्शन, एक होती है कॉम्बिनेशन, ठीक, दूसरी होती है डिकम्पोजिशन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट, चौथी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
अब इन रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें कंबाइन हो रहा हो, डिकम्पोजिशन जिसमें डिकम्पोज टूट रहा हो, डिस्प्लेसमेंट जो एक एलिमेंट दूसरे को हटा के उसकी जगह बैठा हो, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो एलिमेंट को हटा के, मतलब साइमल्टेनियसली एक एलिमेंट को हटाया फिर दूसरे एलिमेंट को हटा दिया, ठीक है, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। ठीक, बाकी प्रेसिपिटेशन बता चुकी हूँ आपको कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है। कंबशन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वैसी होती है मतलब कि न्यूट्रल एसिड और बेस जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक न्यूट्रल प्रोडक्ट फॉर्म होता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है इस तरह के रिएक्शन को। ठीक है, स्किप करते हैं। देखो समझते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है। कॉम्बिनेशन मतलब, कॉम्बिनेशन को वैसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही हुआ है सिंथेसिस मतलब कि कोई चीज जो कंबाइन होके बन रही होती है उसे हम सिंथेसिस बोल देते हैं। ठीक, और कॉम्बिनेशन मतलब दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंबाइन हो रहे होते हैं और उससे हमें क्या मिल जाता है, जो रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे होते हैं और एक नया प्रोडक्ट मिल जाता है उसे कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ए और बी कंबाइन हो जाते हैं और ए बी प्रोडक्ट मिल जाता है। इसका एग्जांपल देख लो, सोडियम और क्लोराइड दोनों, ये पहले ही बताया ना, सोडियम क्लोराइड रिएक्शन जब दोनों को कंबाइन करते हैं NaCl मिलता है, वो याद है ना, पीछे पढ़ाया था फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में आपको। ठीक है, तो ये रिएक्शन है और कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन। कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के रिएक्शन कराते हैं और हमें क्या मिल जाता है, CO2 प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सिंपली समझ लो कि दो एलिमेंट कंबाइन कर जाएंगे, ये दो सब्सटेंस कंबाइन कर जाएंगे और उससे एक नया प्रोडक्ट बन जाएगा, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, जब हम देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, सिंपली डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, मतलब टूट जाना। कोई भी एक सब्सटेंस है, ये AB है, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और उससे जो पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट कर दिया था बट बीच में ब्रेक डाउन हो गया था इस वजह से। जैसे ये ब्रेक डाउन होता है इस रिएक्शन में, वैसे मेरा ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, ए भी रिएक्ट करता है और जो टूट के बन जाता है ए और बी, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल ले लो, क्या है, सॉलिड सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, CaCO3 CaO कंबाइन करेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, ये रिएक्शंस ऐसे बनती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लो, CaCO3 ब्रेक डाउन होता है, जब रिएक्शन होती है तो CaO बन जाता है और CO2 बन जाता है। सोडियम क्लोराइड solid sodium metal reacts with chlorine gas to produce sodium solid sodium chloride। ठीक है, वो NaCl वाला एग्जांपल है। और कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है फ्रॉम एयर टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये तो एकदम अलग ही एग्जांपल मैंने लिख दिए, कोई और एग्जांपल लिख दिए, मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है, कोई और एग्जांपल लिख दिए, कुछ और डिलीट मार दिया, कुछ और ही लिख दिया। सोडियम क्लोराइड सॉलिड सोडियम मेटल, क्या है कि Na, ये पहले वाले में पढ़ा चुकी हूँ, उसका एग्जांपल डाल दिया। ठीक है, ये है, स्टेटमेंट्स को मत पढ़ो, इन स्टेटमेंट्स को क्रॉस लगा दो, ये स्टेटमेंट्स, ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, इसको ध्यान रखो। तो कोई रेस करते हो, ये राइट है, स्टेटमेंट्स को मत पढ़ो कि CaCO3 टूटेगा, क्या बनेगा, CaO और CO2 बनेगा। ठीक है, एक सब्सटेंस होगा, जब केमिकल रिएक्शन होगी ब्रेक हो जाएगा दो सब्सटेंस में, उसे बोल देते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल है। देखो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब कोई सिंगल सब्सटेंस होगा जो डिस्प्लेस हो रहा होगा रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में सब्सटेंस आके बैठ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो नोन एज सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब रिप्लेसमेंट हो रहा हो, इधर रिएक्शन इन दिस वन एलिमेंट रिप्लेसेस सिमिलर एलिमेंट इन द कंपाउंड, दैट इज मेटल रिप्लेसेस मेटल एंड नॉन मेटल रिप्लेसेस नॉन मेटल। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखना कि मेटल मेटल को ही रिप्लेस करेगा और नॉन मेटल को ही रिप्लेस करेगा। ठीक है, जनरल फॉर्म इसका क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसका A plus BC गिविंग AC
प्लस बी, ये है कोई ए सब्सटेंस है, वो रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, बीसी से, तो क्या बन जाता है, ये जो ए है ना वो बी को रिप्लेस कर देगा, ए क्या करेगा, बी की जगह आके बैठ जाएगा, बी को हटा देगा, देखो बी को यहाँ पे हटा दिया, बी हट गया और यहाँ पे एसी प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यही है। अब इसका एग्जांपल देखो, MgCuNO3 होल ट्वाइस से रिएक्ट करेगा, Mg मेटल है, यहाँ पे Cu भी मेटल है, तो Mg क्या करेगा, Cu को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे Mg की जगह बैठ जाएगा, Cu की जगह सॉरी बैठ जाएगा Mg, और यहाँ पे Cu ऐसे बाहर निकलेगा, तो इसे बोल देते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम ऐसी होती है। अब देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी क्या है, ये मतलब डबल रिप्लेसमेंट, इसका मतलब है दो सब्सटेंस रिप्लेस हो जाएंगे, मतलब दो मेटल या दो नॉन मेटल रिप्लेस होंगे, ठीक है। इज अ रिएक्शन इन विच पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, अभी इसमें क्या होता है जनरली कि अकर बिटवीन सब्सटेंसेस एंड एक्वस सॉल्यूशन में होता है, मतलब वाटर टाइप सब्सटेंस प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। In these reactions, one of the product is usually a solid precipitate or a gas or a molecular compound such as water. ठीक है, बताया था तो वाटर प्रेजेंट होना चाहिए। The general formula of the decomposition of reaction is क्या है, AB plus CD ऐसा हो तो क्या बन जाएगा, AB है ना, CD है तो C को इसमें रिप्लेस कर दिया, A ने C को रिप्लेस कर दिया तो क्या बन जाएगा, AD बन जाएगा, AD। अब देखो यहाँ पे B है ना, तो यहाँ पे जो क्या है, जो D है ना, D ने क्या किया, D ने B को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ BC टाइप का CB टाइप का BC बोल दो चाहे CB बोल दो, ऐसा कंपाउंड हो जाएगा। Where A and C are positively charged ion and B and D are negatively charged ion। तो ये सिंपल रिएक्शन में कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। NaCl AgNO3 है तो क्या हो जाएगा, NaNO3 बन जाएगा और AgCl बन जाएगा, तो NaNO3 बन गया, AgCl बन गया। सिंपल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, बस यही है कि मेटल मेटल को करेगा, नॉन मेटल को करेगा, और दो आपके डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे को कर देता है और उसके बगल वाला उसके दूसरे को कर देता है, ऐसे इंटरचेंज टाइप का प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव से नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, ये बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू आयनिक कंपाउंड एक्सचेंज देयर प्लेसेस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। पॉजिटिव और नेगेटिव ही अपनी प्लेसेस चेंज करते हैं। देखो Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव, Na क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये बनता नहीं इसलिए, Cl नेगेटिव होता है, Ag पॉजिटिव होता है, Ag पॉजिटिव होता है, NO3 नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाता है, तो Na NO3 के पास गया। Cl क्या है, नेगेटिव है, Ag पॉजिटिव है, तो AgCl बना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस बात को समझने में। देखो मैंने जो चार तरीके की रिएक्शन और नीचे दिखाई थी ना, ये वो रिएक्शन है, ये आप पढ़ लो, बट एनसीईआरटी में ये ऐसा बोला नहीं कि ये पढ़ाना है, बस ये वाला है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आपको बता दे रही हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा होता है, वो रिएक्शन आपकी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, ठीक है। रिएक्शन में बोथ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक प्लेस सिमुलटेनियसली इज कॉल्ड, मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है उसमें ऑक्सीडेशन तो हो ही रहा होगा, उसके साथ साथ रिडक्शन भी हो रहा होगा, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। A reaction में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन occurs between two species, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होता है, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, उसे हम ऑक्सीडेशन बोल देते हैं, ठीक। रिडक्शन में जिसमें हाइड्रोजन का क्या, जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा हो, तो उसको हम बोल देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, वो होते हैं which gains the electron and is reduced in chemical reaction। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली याद रखो कि उनका खुद का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा होता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं, और रिड्यूसिंग उनका खुद का रिडक्शन हो रहा होता है, ठीक है, या फिर वो इलेक्ट्रॉन लूजेस द इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे उसे हम बोल देते हैं रिड्यूसिंग। सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका फ्लोरीन, याद कर लो, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है फ्लोरीन, इसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, इसलिए ये आप ना क्लास 12th में पढ़ोगे, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप पढ़ोगे, इसकी वैल्यूज भी गिवन होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और एक और बेसिक ट्रिक बता देती हूँ आपको, ये याद रखने के लिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन है, बहुत ही हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है, ठीक है, तो वही आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी याद रखना।
अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया था ना कि इतने एनसीईआरटी में इसको डिस्कस नहीं किया, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही। बाकी आपको स्लाइड दे रखी है, आपको बहुत मन हो तो आप पढ़ लेना, इस चीज को मेंशन तो आपको कर ही रखा है, ठीक है। ऐसा भी ना हो कि भाई आपका मन हो रहा हो मैंने बताया नहीं है। देखो ये आपके लिए 4 क्विज दे रखे हैं, मैंने बोला था कि क्लास के एंड में आपको क्विज दूंगी, तो वो क्विज है, इनको सॉल्व करना। इससे आपको ये पता चलेगा कि चैप्टर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ पल्ले पड़ा है कि नहीं। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उससे पता चलता है कि आपको कुछ समझ में आया है कि नहीं, ठीक है। तो और एनसीईआरटी में जो एक्टिविटीज दे रखी है उसको आप स्किप कर सकते हो बाकी, ठीक है। एनसीईआरटी बहुत ही ये है कि पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज होती है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। बट एनसीईआरटी ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ रीड कर लो तो आपको वो समझ जाएगा, नहीं। आपने क्या करा, पूरा यहाँ से पहले वीडियो देख लो, ये एनसीईआरटी में जाके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लगा देना बस, ठीक। आपको एनसीईआरटी समझ में नहीं आई उससे पता चल जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पहले ये क्विज क्वेश्चन लगा देना, ठीक है। उसके बाद एनसीईआरटी की सारी एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और एनसीईआरटी के बैक की जो एक्सरसाइज दे रखी है वो सॉल्व कर लेना, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। जो प्रॉब्लम वो बता देना, आपके फीडबैक पे डिपेंड करता है। देखो अब ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में कैसे ऑक्सीडेशन होता है ये आपके एनसीईआरटी में, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। कि कोरोजन क्या है, कोरोजन का एग्जांपल बताया था ना, जब आयरन पानी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो एक नया एक लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर, उसे हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। मेटल्स में भी हो सकता है, आयरन में भी हो सकता है। जो मेनली जो आयरन में होता है उसे हम रस्टिंग बोलते हैं, और जो मेटल्स किसी भी चीज में हो सकता है उसे हम कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। फर्क देखो, कोरोजन क्या है, मेटल्स आर प्रोन टू कोरोजन। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स में क्या होता है, कोरोजन हो सकता है, ठीक। इज अ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू सम अनडिजायरेबल कंपाउंड्स, मतलब अनडिजायरेबल कंपाउंड जो हमें चाहिए नहीं वो मिल जाता है। occurs may be due to the reaction with oxygen gases and acids, बताया ना कि जो एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर में पता है गैसेस होती है, CO2 होती है, हीलियम होती है, बहुत आर्गन गैसेस होती हैं, बहुत ही कम कम अमाउंट में होती है, नाइट्रोजन होती है, उनसे रिएक्ट कर जाता है आपका मेटल और अनडिजायर्ड कंपाउंड बना देता है जिसे हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है। वीकेंस द मेटल। अब कोरोजन क्या है, एक हिसाब से ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है मेटल्स में, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, ठीक। तो ये क्या करता है, मेटल को बहुत ही कमजोर बना देता है, उसकी स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, वीकेंस द मेटल एंड मेक इट ब्रिटल एंड रिड्यूसेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी कम कर देता है, ब्रिटल कर देता है। मतलब अगर बहुत आसानी से टूट जाएगा, लोहा में अगर लोहे को आप हाथ से तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब एक बार जंग लग जाती है ना, आप लोहे को आसानी से मोड़ सकते हो, मोड़ भी नहीं सकते ऐसे तो बेसिकली हम मेटल्स को डिफिकल्ट होता है लोहे को मेटल्स को मोड़ना, ठीक है। एग्जांपल इसका व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक, बताया था ना, ये बेस्ट एग्जांपल है। आयरन जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन या मॉइस्चर क्या है, पानी ही है, तो उससे रिएक्ट करते हैं तो रेड लेयर सरफेस में एक रेड लेयर नहीं बन जाती रेड ब्राउन कलर की, तो वही आपका क्या है, कोरोजन है। और आयरन के कोरोजन को हम बेसिकली रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, इसे हम बोलते हैं जंक। आयरन के केस में हम रस्टिंग बोलते हैं। इन जनरल अगर किसी चीज में हो जाए तो उसे हम कोरोजन बोलते हैं, किसी मेटल पे हो जाए तो उसे हम कोरोजन बोल देंगे, ठीक है। अब देखो डेली लाइफ में कैसे हमें ऑक्सीडेशन जो होता है डेली लाइफ में कैसे होता है, ठीक है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग कोरोजन, हम कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डे लाइफ का ऑक्सीडेशन बता दिया है कि लोहे में जंग लग जाती है, मेटल्स में जो जंग लग जाती है, ठीक है। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको याद रखना। बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद ऑयल, ग्रीस, पेंट, वार्निश, हम क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं या तेल लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है कि हमें तेल लगा देंगे या ग्रीस लगा देंगे, पेंट कर देंगे। पेंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, अगर हम पेंट कर देंगे ना, साइकिल वगैरह लोहे की बनी होती है, पेंट कर देते हैं तो सालों तक हमारी चलती है, तो पेंट कर देंगे तो रस्टिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कोरोजन या कोरोड होने के चांसेस कम हो जाते हैं। भाई गैल्वेनाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको याद रखना। क्या होता है कि इसमें
जो मेटल का या आयरन का जो सरफेस होता है उसको हम कोटिंग कर देते हैं, किसी से जिंक से कोटिंग कर देते हैं। जिंक से जब हम कोटिंग कर देते हैं उसे हम गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, और इससे काफी हद तक प्रोटेक्टेड हो जाता है। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग द मेटालिक सरफेसेस विद लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, किसी भी मेटल को जिससे वो रिएक्ट हो रहा हो, मान लो हमने आयरन का ले लिया, उसे हम उसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे ऐसे मेटल से जो कम रिएक्टिव हो, मतलब जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में कम रिएक्ट करता हो, उससे अगर हम उसको इलेक्ट्रोप्लेट कर देंगे तो वो भी कोरोजन में हेल्प करता है, मतलब सॉरी कोरोजन होने से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाय अलॉइंग द वेरियस मेटल्स। तो अब हम अलॉइंग मतलब क्या होता है, अलॉय बन जाता है, मतलब दो से ज्यादा मेटल्स को हम मिक्स कर देते हैं और एक नया ही कुछ मेटल बन जाता है, तो वो उससे भी हमारा कोरोजन प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, उससे भी कोरोड नहीं होगा आपका मेटल ये सब्सटेंस। एग्जाम्पल देख लो, एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज यूज्ड इन हाई टेंशन वायर्स। व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एयर इट गेट्स कोटेड विद अ वाइड प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। दिस लेयर प्रिवेंट्स द फर्दर कोरोजन ऑफ मेटल बाय मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर से फर्दर हमारी क्या होती है, इससे प्रोटेक्शन होती है। ये बेस्ट एग्जाम्पल है Al2O3 वाला, इसको याद रखना। अब देखो रैंसिडिटी जो टॉपिक है ना, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, बस चैप्टर खत्म है। इसके बाद क्विज का एक पेज आएगा, उसको आप आराम से सॉल्व करना और ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, रैंसिडिटी क्या होती है, जो फूड आइटम्स होते हैं ना, अगर हम वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो वो नहीं हो जाते हैं, थोड़े से मुलायम हो जाते हैं, तो उसे हम रैंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन फूड कंटेन्स फैट्स एंड ऑयल्स इज एक्सपोज टू, ये आपका क्विज का पेज है, खुल गया, एक सेकंड आप वेट करना। ये रैंसिडिटी का पेज है आपका। तो क्या होता है, जब वही बताया मैंने कि जो फूड्स होते हैं वो एक्सपोज होते हैं, फूड्स कंटेनिंग जिस फूड, वो वैसे फूड जिसमें ऑयल्स होते हैं, फैट्स होते हैं, तो अगर एटमॉस्फेयर में एक्सपोज कर देते हैं तो उनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं रैंसिडिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखो रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो। हाँ, रैंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट, स्टोर कुकिंग ऑयल्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। जो कुकिंग ऑयल होता है ना, खाने का तेल, उसे डायरेक्ट सनलाइट से बचाना चाहिए। फूड शुड बी प्लेस्ड एट लो टेम्परेचर। और फ्रिज में जैसे हम रखते हैं ना खाने को, ये ठंडी में खाना ज्यादा दिन तक चलता है, तो खाने को हम क्या करेंगे कि कम टेम्परेचर में रखेंगे, उससे हमारा खाना रैंसिडिटी से प्रोटेक्टेड रहेगा, रैंसिडिटी नहीं होगी उसमें। फूड शुड बी केप्ट इन हाई टाइट कंटेनर और टू प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट फूड कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैंसिडिटी। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट डाल देंगे तो भी हमारा खाना क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। पैकिंग मटेरियल शुड प्लेस द एयर विद नाइट्रोजन। अब जैसे हमारे जो लेज, अंकल चिप्स, इन सब के चिप्स के पैकेट होते हैं ना, इनमें हम क्या करते हैं कि जो पैकेट्स होते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। जब आप देखते हो ना बहुत फूला फूला रहता है, तो हम उसको नाइट्रोजन गैस से सील पैक कर देते हैं, तो रैंसिड नहीं होता फूड आपका। रैंसिडिटी बेसिकली यही है कि जब आपका वो खाना जो जिसमें ऑयल्स हो, फैट्स हो, अगर हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स थोड़ा मुलायम सा हो जाता है और खराब भी हो जाता है। ठीक है, उसे रैंसिडिटी बोलते हैं। अब क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट पढ़ लो, मिनिमाइज द यूज ऑफ सॉल्ट इन फ्राइड फूड्स। जब हम सॉल्ट की मात्रा कम रखेंगे तो भी हमारा फूड क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो बस ये आपका चैप्टर आई थिंक फिनिश है, कुछ नहीं बचा। ये लास्ट था, ये क्विज के क्वेश्चंस है, इनको कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो, आपके फीडबैक पे ही डिपेंड करता है। बस आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच गाइस, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आराम से आप पूछ सकते हो।